नाज़रीन, रेहान तारिक के केस में बड़ा मोड़ आ गया। अदालत में ऐसे दलाल दिए गए कि कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। आखिर जज ने ऐसा क्या पूछ लिया जिसने पूरे मुकदमे का रुख बदल दिया? आज की पूरी अदालती कार्रवाई पर मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। आप देख रहे हैं एक न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 16 जुलाई रेहान तारिक की जमानत की दरखास्त पर होने वाली समाअत ने इस केस को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। रेहान तारिक को अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन उनके वालिद, अहले खाना, दोस्त अहबाब और वकला बरादरी की बड़ी तादाद अदालत पहुंच गई। समाअत शुरू हुई तो मुल्जिम के वकील मियां दाऊद ने तकरीबन 1.5 घंटे तक मुसलसल दलाइल दिए। उनका मौक़िफ़ था कि 1993 से लेकर अब तक दफा 295 ए के मुतअद्दिद मुकदमात में आला अदालतों के फैसले और रिमार्क्स इस बात की मिसाल हैं कि ऐसे मुकदमात में अदालतें जमानत देने का इख्तियार इस्तेमाल करती रही हैं। इसलिए इस केस को भी इसी कानूनी असूल की रोशनी में देखा जाना चाहिए। वकील सफाई ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेहान तारिक के सवालात को मुकम्मल सियाको सबाक से अलग करके पेश किया गया। उनके मुताबिक ना सवालात से नफरत फैलाने की नीयत जाहिर होती है और ना ही मुआशरे में बदअमनी पैदा करने का कोई वाज़ेह मकसद साबित होता है। वकील दिफा ने यह भी कहा कि तफ्तीशी इदारे ने यह दावा किया कि रेहान तारिक की नीयत मुआशरे में इंतशार पैदा करना थी, मगर अब तक इस दावे के हक में कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जो अदालत में इस मौक़िफ़ को मजबूत बनाता हो। रेहान तारिक के वकील ने अदालत को बताया कि जिन 8 सफ़ात का हवाला दिया जा रहा है उनमें से एक भी सफ़ा रेहान तारिक का नहीं, ना वो उनकी ईमेल से मुंसलिक है और ना ही इन सफ़ात को रेहान तारिक से जोड़ने का कोई काबिल कबूल सबूत पेश किया गया। दिफा के मुताबिक ये सफ़ात दीगर अफराद के बनाए हुए हैं। फिर अदालत में एक अहम सवाल सामने आया। जज साहब की जानिब से पूछा गया कि रेहान तारिक आखिर किस किस्म के जवाब की तवक्को रखते थे, सुन्नी मकतबा फिक्र से या शिया मकतबा फिक्र से? इस पर वकील ने जवाब दिया कि सवालात का मकसद किसी फिरके को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि एक आलमे दीन से इल्मी रहनुमाई हासिल करना था ताकि मुख्तलिफ अफराद को मजहबी मामलात में दुरुस्त मालूमात मिल सकें। जज साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि चूंकि यह हसास मजहबी आयाम थे, इसलिए इस पहलू का ख्याल रखा जाना चाहिए था। दिफा ने जवाब दिया कि इंटरव्यू भी उन्हीं हसास हालात को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। समाअत के दौरान एक और अहम नुक्ता भी उठाया गया। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस नौइयत के हसास मजहबी मुकदमात में सिर्फ आम तफ्तीश काफी नहीं होती, बल्कि तफ्तीशी अफसर को मजहबी मामलात की मुनासबत से समझ होनी चाहिए और मुतल्लिका उलमा से रहनुमाई लेकर तहकीकात करनी चाहिए। रेहान तारिक के वकील के मुताबिक इस मुकदमे में ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि क्या रेहान तारिक के मुकदमे में पेश किए गए ये दलाइल अदालत को मुतमईन करने के लिए काफी हैं या फिर इस्तगासा अपने शवाहिद की बुनियाद पर इस मुकदमे को मजीद मजबूत करेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में अदालत में जो तमाम कार्रवाई होगी उससे मिलेगा। लेकिन इस केस ने एक बार फिर पाकिस्तान के कानूनी निजाम में एक अहम बहस को जिंदा कर दिया है। पाकिस्तान के पीनल कोड की दफा 295 ए का ताल्लुक ऐसे इकदामात से है जिनमें जानबूझकर और बदनीयती के साथ किसी मजहबी तबके के जज्बात मजरू करने का इल्जाम आयद किया जाता है। यही वजह है कि इस नौइयत के मुकदमात में अदालतें सिर्फ एक जुमला, एक क्लिप या एक पोस्ट नहीं देखती, बल्कि पूरे मामले का सयाको सबाहत, मुल्जिम की नीयत, शवाहिद और तफ्तीश के मयार को भी मद्देनजर रखती हैं। पाकिस्तानी अदालतों ने मुख्तलिफ मुकदमात में यह असूल वाजे किया है कि सिर्फ इल्जाम लगा देना किसी शख्स को मुजरिम साबित करने के लिए काफी नहीं होता। इस्तगासा पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह अदालत के सामने ऐसे शवाहिद पेश करे जो पहली नजर में जाहिर करें कि मुल्जिम की नीयत क्या थी, उसके अल्फाज का असल मफहूम क्या था और क्या वाकई इस अमल से कानून के तकाजे पूरे होते भी हैं या नहीं। इसलिए दिफा की जानिब से यह भी अदालत में बार बार मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस मुकदमे में रेहान तारिक की नीयत को साबित करने वाला कोई बराह रास्त सबूत अभी तक अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। रेहान तारिक के वकील के मुताबिक एक एंकर की हैसियत से सवाल पूछना और किसी आलमे दीन से इल्मी जवाब लेना एक अलग मामला है, जबकि किसी मजीद मजहबी तबके के खिलाफ नफरत या इश्तियाल फैलाना एक अलग कानूनी सवाल है। और इन्हीं दोनों नकात में फर्क करना इस मुकदमे का बुनियादी कानूनी मसला बन चुका है। दूसरी जानिब इस्तगासा का मौक़िफ़ यह है कि तहकीकात के दौरान जमा किए गए मवाद की बुनियाद पर मुकदमा कायम किया गया और अदालत के सामने यही सवाल रहेगा कि आया वो मवाद कानून की नजर में जुर्म साबित करने के लिए काफी है या नहीं। इसी समाअत के दौरान
جو रेहान तारिक के वकील हैं, उन्होंने एक और अहम कानूनी एतराज भी उठाया। उनका कहना था कि इस नौयत के हसास मजहबी मुकदमात में तफ्तीश महज आम फौजदारी मुकदमात की तरह नहीं की जा सकती। दिफा के मुताबिक जब मामला मजहबी ताबीर, अकायद या फिकही नकात का हो या उससे मुतल्लिक हो तो तहकीकात में मुतल्लिका मजहबी माहिरीन की राय और मुनासिब कानूनी तरीकाकार भी अहमियत रखता है। अगर अदालत इस एतराज को अहम समझती है तो आइंदा समातों के हवाले से यह बहस में आ सकता है। अगर पाकिस्तान की अदालती तारीख पर नजर डाली जाए तो मजहबी नौयत के मुकदमात में अदालतें हमेशा एक बात पर जोर देती रही हैं कि हर मुकदमे का फैसला उसके अपने हकायक और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा। यही वजह है कि बाज मुकदमात में मुल्जिमान को जमानत मिली, बाज में दरखास्तें मुस्तरद हुई, जबकि मुतअद्दिद केसेस में तवील समातों के बाद भी अदालतें किसी हकीकी नतीजे पर ना पहुंच सकी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बाद अज गिरफ्तारी जमानत के मुकदमात में अदालत आमतौर पर चंद बुनियादी सवालात पर गौर करती है। क्या इस्तग़ासा के पास ऐसा इब्तदाई मवाद मौजूद है जो बादिउल नजर में मुकदमा कायम करता हो? क्या तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है या अभी मजीद तहकीकात बाकी हैं? क्या मुल्जिम के फरार होने, शवाहिद पर असरअंदाज होने या गवाहों को मुतासर करने का खदशा मौजूद है? और सबसे अहम ये कि क्या मुकदमा मजीद यानी फर्दर इंक्वायरी या मजीद तहकीक के दायरे में आता है या नहीं? अगर अदालत को यह महसूस हो कि मुकदमा मजीद तहकीक का मुतकाजी है तो फिर जमानत नहीं होती, और अगर ऐसा लगे वो मुतमईन है और ये जो मैंने ऊपर आपको वजूहात बताई इसके मुताबिक आगे चला जा सकता है तो फिर जमानत हो जाती है। अब आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से मजीद भी शवाहिद जो सामने आएंगे और जो मजीद अदालती कार्रवाई होगी उस पर आपको बाखबर रखा जाएगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।